बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ बातें बताई थी। ये गुफ्तगू भी पिछले व्लॉग से जुड़ी हुई है। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ आ सके। सूरत हाल ये थी कि कुछ मैंने आपके सामने पूरे मुल्क भर से कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखने थे। उन आदाद शुमार की रोशनी में आंखें खोल देने के लिए वो काफ़ी हैं जो आदाद शुमार आए हैं। और ये सारे के सारे आदाद शुमार मोहतरम जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की टेबल पर रख दिए गए हैं, उनको बता दिया गया, उनको ब्रीफ कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत दूसरी तरफ खड़े हैं। और पाकिस्तान के अवाम, न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के जवानों अफसरों की फैमिलीज और एक जो जनरल विल है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे है। और हमने जो इलेक्शन चोरी किया है, जो इलेक्शन के नताइज तब्दील किए हैं, उसके बाद भी हालात जो हैं वो ख़राब हैं और काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान वोटर्स जो हैं जिनकी उम्रें 18 साल से 25 और 25 से 35 साल और 35 से 45 साल तक, ये सब के सब जो नौजवान और उससे नौजवानों से थोड़ा सा ऊपर और मिड एज और अपर एज नहीं बल्कि मिड एज तक जो हैं वो सब के सब उनकी राय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और उन्होंने मौजूदा लीडरशिप जो कि जिनको मुसल्लत किया जा रहा है या मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम उनसे कोसों दूर हैं, इनको पसंद नहीं करते। इसलिए मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक आगे बढ़े। और फिर ऐसी उमंगें, पाकिस्तान के अवाम की ऐसी उमंग जो कि वो 8 फरवरी को अपना राइट ऑफ वोट जो है वो यूज़ कर चुके हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत की जो राय है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पे अफवाज पाकिस्तान के अंदर सैर हासिल डिस्कशन अभी तक होनी है और वो हो रही है इंडिविजुअल की इंफरादी सतह पे भी ये हो रही है। इंफरादी सतह से आगे अभी तक किसी बड़े फोरम पर नहीं हुई। और उनको फीडबैक दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को। और अब उन्होंने फैसला करना है कि क्या है। मैं आपको बता देता हूं। अब आप आगे जरा इस बात को थोड़ा सा खोलते हैं जी, ओपन करते हैं इस मामले को। वो है कि 9 मई, सबसे पहले तो एक 9 मई का वाकया, और 9 मई को क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, ये एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। और इसीलिए जब तक इसकी तहकीकात नहीं की जाती, तहकीकात हो नहीं जाती, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि 9 मई का एक शेर अफजल मरवत साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे सलीके से 9 मई का जो क्रक्स है वो बता दिया है कि 9 मई को असल 9 मई है क्या, और क्या वाकई 9 मई को अफवाज पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ, कोई किसी नौजवान, किसी जवान को, किसी अफसर को कुछ शहीद किया गया, या किसी को हाथ लगाया गया, या कोई नुकसान पहुंचाया गया, और क्या कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू सुन लें पहले, उसके बाद फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जो कि सुनने वाली है। वो कह रहे हैं जी कि ना ही कोई फौजी मरा, ना ही कोई सिपाही मरा, ना कोई अफसर मरा। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ। 9 मई को 9 मई को ऐसा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, किसी जवान का, किसी अफसर का, तो उसके बाद किसी सिपाही का। वो कहते हैं 100 वर्कर्स को गोलियां लगी, 4 जो हैं वो अपाहज हो गए लाइफ टाइम, और 20 से 25 जवान जो हैं, 20 से 25 कारकुन जो हैं, वो कहते हैं वो उस दिन शहीद हुए हैं या जहां भाग हुए हैं। तो ये वो बता रहे हैं उस दिन क्या हुआ। 9 मई को 25 वर्कर शहीद हुए हैं। उसके बाद आगे जाके क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब, फौज जिंदाबाद के कहते हैं नारे मैंने लगवाए, शहीद जिंदाबाद के नारे मैंने लगवाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जवान
फौजी जवान हो, अफसर हो, फौज हो, वो हमारे दिलो जान है और हम एक हैं, वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बार बार ये यकीन दहानी करवाई जाती है, यकीन दहानी दी जाती है, ये एक तरह का इंसल्ट किया जाता होता है, ये एम्बेरस किया जाता है, ये इंसल्ट की जा रही होती है कि हम ज़बरदस्ती जो है आप गन पॉइंट पे आप हमारी इज्जत करें। गन पॉइंट पे नहीं, दिलो जान से लोग इज्जत करते हैं। इख्तलाफ है लीडरशिप का, जो लीडरशिप फौजी क़यादत है, ऊपर के 2-3 बंदे जो हैं, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, सियासत में मुदाखलत है, किसी एक पार्टी को गिराना, किसी एक पार्टी को लाना, पहले सबको बुरा भला कहना, 30 साल उसके बाद फिर उनको ठीक कहना। असल मामला वहाँ पे है, फौज पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी फुटेजेस आ चुकी हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान के जवान उसी तरीके से खुशियां मना रहे हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मनाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, झंडा भी लहराते हैं, साथ नारा भी लगा देते हैं इमरान खान जिंदाबाद का। तो ऐसा वो करते हैं क्योंकि वो हम में से हैं और हम उनमें से हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। रेंजर्स के जरिए अगर आप बिल्डिंग तोड़वा सकते हैं, हाई कोर्ट से मुंतखब वजीर आजम साबिक को उठा सकते हैं, और फिर जो वही बात है, वैलिड बात है कि कोर कमांडर की फुटेज कहाँ गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज कहाँ गई और फिर बाकी एरियाज की फुटेज कहाँ गई, पिशावर रेडियो की फुटेज कहाँ गई, वो फुटेज किसके पास है। असल मसला ये है, ईवान अदल की तौहीन कर सकते हैं, ईवान अदल के दरवाजे तोड़ सकते हैं, तो छावनियाँ जो हैं वो ईवान अदल से ज़्यादा तकद्दुस तो नहीं रखती। ईवान अदल का तकद्दुस उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो कहते हैं कंक्रीट की दीवारें जो हैं वो ज़्यादा तकद्दुस नहीं है। ईवान अदल का और इंसानी जानों का ज़्यादा तकद्दुस है। और ये कैसे मुमकिन है कि 9 मई को इमरान खान साहब को उठाया जाता है और उसके बाद एक फसाद शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर 24-48 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 9 मई से पहले ही कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। वर्क प्लान तैयार था और 9 मई के अंदर 9-10 मई को किस तरीके से 10,000 कारकुन तैयार हो गए, गिरफ्तार हो गए, वर्क प्लान तैयार था। वो ये कहना चाह रहे हैं 9 मई की कोई भी फुटेज मौजूद नहीं है, वो सारी की सारी फुटेज, वो सारी सारी वीडियो फुटेज वो गायब कर दी गई है और इसीलिए वो कहते हैं कि ये आखिर क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो इस तरीके से सारी चीज़ों को गिडमिट करें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जो हुआ उस दिन भी अटेम्प्ट की गई और उस दिन बड़ी मुश्किल से वजीर आजम इमरान खान साबिक जो है बचे, वो फुटेज भी कहीं नहीं है, वो कहाँ गई। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और फिर ये है कि 9 मई का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया, नून लीग ने भी किया, तो ये कभी भी नहीं, इसीलिए 9 मई में अभी तक कोई चालान सबमिट नहीं हुआ, चालान पेश नहीं हुआ और उनको फिर मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं देने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। क्या वजह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की उस अनाउंसमेंट को नहीं माना जा रहा जिसमें वो लोगों को मना कर रहे हैं कि आपने कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाना, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि हमने सीधा जाना है, ये कोई और लोग हैं। और फिर उस दिन मशकूक एक्टिविटीज़ भी नज़र आई। फिर क्या वजह है कि आलिया हमजा कह रही हैं कि वो ऐसा नहीं है, उनकी इन बातों को नहीं माना जा रहा और ख़वातीन को अंदर रखा गया है, सनम जावेद को गिरफ्तार तक अंदर हैं और इस तरीके से खदीजा शाह को एक तवील अरसे के बाद उनको रिहा किया गया। और फिर इमरान रियाज खान जो हैं वो 140 दिन रहे तहवील में। ये सारे के सारे तो पाकिस्तान के अवाम ने तो 9 मई का ये जो बयानिया है वो तो फिर मुस्तरद कर दिया है 8 फरवरी को इलेक्शन की सूरत में। वो तो 9 मई का बयानिया तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया और पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नहीं ये बात मानी, क्योंकि मुझे पता है कि 9 मई के बाद ISPR किस तरीके से डेली बेसिस पे नैरेटिव बनवाता रहा और रोज़ाना सुबह जो है वो तमाम टीवी चैनल्स को एक फीड जाती थी और एक एडवाइस जाती थी और बताया जाता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना और 9 मई को कैसे 9 मई के वाक़े को किस तरीके से हाईलाइट करना है, हाइप क्रिएट करनी है और फिर किस तरीके से मुख्तलिफ मुल्क भर से
لوگوں کو بلا بلا کے وہاں پہ لے جایا گیا اور لے جا کے وہاں پہ تصویریں اور پھول رکھے گئے، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پھر 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک وہ سارا بیانیہ، وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں مانی لوگوں نے، اور یہ جو میرے سامنے انتخاب پڑے ہیں، الیکشن کے نتائج پڑے ہیں، وہ ذرا سنیے گا، غور سے سننے والی چیزیں ہیں کہ جتنے بھی پاک فوج کے ایریاز ہیں جہاں پہ افواج پاکستان کے دفاتر ہیں اور جو ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں اور منی ہیڈ کوارٹر ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ڈی ایچ ایز ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، ان تمام ایریاز میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اور مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں ہاری ہیں اور بڑے برے طریقے سے ہاری ہیں۔ یہ میرے سامنے پڑا ہے اٹک کامرا سے، جی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اٹک کامرا سے، راول پنڈی کینٹ جی ایچ کیو اور چکلالا اور صدر کا علاقہ اور راول پنڈی ڈی ایچ اے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے ان ایریاز میں، خاص طور پہ ان ایریاز میں۔ اوور آل کی بات نہیں کر رہا، اوور آل میں تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن ان ایریاز میں جو خالص گڑھ ہیں جہاں پہ افواج پاکستان کے جوان رہتے ہیں، افسران رہتے ہیں، ان کی فیملیز رہتی ہیں، اٹک کامرا، راول پنڈی کینٹ، جی ایچ کیو، چکلالا، صدر کا علاقہ راول پنڈی صدر اور ڈی ایچ اے۔ اس کے بعد مری کنٹونمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ E7 جہاں پہ نیول ہیڈ کوارٹر اور ایئر ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ لوگوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا اور تلاش کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسلا، یہ بھی افواج پاکستان کا ایریا۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں جی، چکوال، اور چکوال کا ایریا فوجی علاقہ ہے، تلا گنگ کا علاقہ فوجی ہے، جہلم فوجی علاقہ ہے، گجر خان فوجی علاقہ ہے، اور یہاں پہ یہ ایریاز وہ ہیں جہاں پہ 70%، 80% افواج جو ہیں یہاں سے جاتی ہیں۔ جنرل اشفاق پرویز قیانی کا علاقہ یہ ہے، اور جنرل ندیم انجم کا علاقہ یہ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا علاقہ یہ ہے، اور یہاں پہ بے شمار اور جرنیل جو ہیں وہ یہاں پہ جنرل طارق خان ادھر رہتے ہیں، اور ڈی ایچ اے ہو یا پھر بحریہ ٹاؤن ہو، بحریہ انکلیو ہو، وہاں پہ بھی موسٹلی یہ رہتے ہیں ہمارے جوان، ہمارے افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران، ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہیں، سارے کے سارے۔ تو ان ایریاز میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ اس کے بعد گجر خان، اس کے بعد سرگودھا، وہ بھی اگین فوجی علاقہ ہے، وہاں سے جیتے ہیں۔ کہوٹا اور پشاور کینٹ کا ایریا ہے، افواج پاکستان کا ایریا ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہیں، سب کچھ ہیں، اور وہاں سے ڈی ایچ اے کے آفیسز ہیں اور ڈی ایچ اے ہے۔ تو پشاور سے بھی یہی صورتحال رہی ہے، مردان میں یہ صورتحال، بونیر سے، سوات سے، ایبٹ آباد سے، منگلا کینٹ جو ایریا ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور آگے، اکاڑا کینٹ پہ آ جائیں، پہلے منگلا کینٹ کے بعد اکاڑا کینٹ ہے، وہاں سے گجرانوالا کینٹ سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ لاہور کینٹ اور وہاں پہ عسکری اسکیم کا علاقہ ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا علاقہ ہے جو 9 مئی کا ہوا، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ ڈی ایچ اے لاہور سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ اور پھر آگے آ جائیں جی، بہاول نگر کینٹ، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے ہیں۔ اور بہاول نگر کینٹ کے بعد ہے بہاول پور کینٹ ہے، ڈی ایچ اے ہے، اور فورٹ عباس ہے، چھاؤنی کا علاقہ ہے، اور ملتان کینٹ کا ایریا ہے، سکھر ہے، پنو آکل ہے، حیدرآباد ہے، ملیر کینٹ ہے، کراچی ہے، ڈی ایچ اے کراچی، گوادر کا ایریا ہے، کوئٹہ کا ہے، زیارت کا ہے۔ یہاں پہ سب جگہوں پہ افواج پاکستان کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ، خواہ وہ پاک فضائیہ کے ہیں یا وہ بری افواج کے ہیں یا نیول کے ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ اور یہ رپورٹ جو ہے جناب عاصم منیر صاحب کے سامنے رکھی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا، ان کو بریف کیا گیا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے جوان، افسر، فیملیز، وہ سب کی سب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ان ایریاز میں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے جی سچویشن۔ تو اب ہم یہی کہیں گے کہ ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور معاملات کو اچھی سمت پہ لے کے جانا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں اور افواج پاکستان کے جوان افسر یہ چاہتے ہیں، تو یا تو پھر بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا کوئی راز ہے اس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنا ہی کرنا ہے، اور ڈیمولش کرنے میں ہی بہت بڑا کوئی قومی مفاد ہے یا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور عمران خان صاحب کو اسی لیے ڈالا ہوا ہے جیل میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں یا تو ڈسکلوز کرنی چاہیے، یا پھر یہ تسلیم کر لینا چاہیے
اور ذاتی اناد اور ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کے پھر بڑا ظرف کر کے، بڑا دل کر کے قبول کر لینا چاہیے نتائج کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔